गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद में जो आज परिस्थिति जो गुजर रही है उसके अनुकूल कार्य ना होते हुए आज फिर पुनः ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। तो आज मैं आपके बीच में जो टॉपिक लेके आया हूँ वह है क्या कि जो एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट की आपकी होने वाली है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाला है, इसको मैं उठाया हूँ कि सेलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारा उम्मीद बताता है कि ये सब क्वेश्चंस आपके बीच में जो लाया जा रहा है, अगर इसको आप अच्छी तरीके से भली भांति से अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर लेते हैं तो निश्चित जो भी एग्जाम होगी, जो भी क्वेश्चंस आएगा आपका वह 60 to 80% आपका टचअप हो जाएगा। तो आज मैं बहुत सारे गेस्ट पेपर्स आपके बीच में उपस्थित हैं। एसबीपीडी का गेस्ट पेपर है, विद्या का है, अंजना पब्लिकेशंस का है। वो सारे गेस्ट पेपर्स का वो जितने सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है और प्लस हमारा जो एक्सपीरियंसी है वो दोनों को मिला करके जो उठा करके मैं लाया हूँ वह छाट छाट के मैं आपके बीच में ला रहा हूँ, जो आप अच्छी तरीके से देखते जाइए और गहनता से अध्ययन करते जाइए और आपको ऐसा एहसास होगा एग्जाम में कि सर जो भी बताए वह सारा का सारा क्वेश्चंस करीब करीब हमारा टच हो गया और आपका एग्जाम में एक अच्छा मार्किंग हासिल हो जाएगा। तो आज जो मैं पहले ही बोर्ड में लिख दिया हूं सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से कंपनी अकाउंट्स का कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में है जो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं कि एक कंपनी परचेज मशीनरी फ्रॉम बी कंपनी फॉर ₹40,000. ए सम ऑफ ₹27,000 was paid by means by bank draft, and for the balance due a company issued equity shares of ₹10 each. Journalize the above transactions the books of above company. अब यहाँ पर मामला है क्या कि दो कंपनियां हैं, ए कंपनी और बी कंपनी। ए कंपनी जो है से बी कंपनी से परचेज करता है 40,000 रुपया का एक मशीनरी और कुछ रकम वह बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पे आउट करता है और शेष रकम जो शेष बच जाता है वह इक्विटी शेयर्स के माध्यम से वह इशू कर देता है। तो यहाँ परिस्थिति आता है क्या कि ए शेयर्स जो इशू किया जा रहा है वह शेयर्स क्या एट पार है या एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है, ये सवाल है आपके पास में। तो यहाँ देखते जाते हैं कि कैसे कैसे क्या इसके पोस्टिंग किया जाता है या जर्नलाइजिंग किया जाता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। अब इसको आप पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि रोजनामचा में कितने खाने होते हैं, तो 5। तो यहाँ डेट का मामला एक्चुअली ना भी दीजिएगा तो ये सेकेंडरी पोजीशन रखता है, यानी गौण स्थान रखता है, क्योंकि डेट यहाँ नहीं दिया हुआ है। आप कॉलम दे भी सकते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम आपका पार्टिकुलर्स हो गया, सेकंड कॉलम आपका लेजर फॉलियो का रहता है, अमाउंट्स, ये अमाउंट्स ये क्रेडिट साइड का अमाउंट है और ये डेबिट साइड का अमाउंट है, रुपीज। अब ए कंपनी के खाते में बन रहा है तो बी कंपनी का एंट्री होगा, तो बी कंपनी हमारा वेंडर कंपनी हो गया और ए कंपनी हमारा परचेजर कंपनी हो गया। तो सबसे पहले 40,000 रुपया का जो मशीन आया हुआ है तो ये मशीन के संदर्भ में ए कंपनी एंट्री कर रहा है, जर्नल एंट्री कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति है एक मशीनरी अकाउंट और एक वेंडर अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट लाइक एज एन रियल अकाउंट, एंड व्हाट इज द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ए कंपनी के पास में मशीन आ रहा है, इसलिए मशीन अकाउंट DR मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है यहां पर? बी कंपनी। बी कंपनी अकाउंट। यहां पर जर्नल एंट्री में का नरेशन में लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम बी कंपनी। कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 रुपया आपका मशीन ए कंपनी ने खरीदा। अब बी कंपनी से जो खरीदा तो बी कंपनी को तुरंत क्या दिया गया? ए सम ऑफ ₹27,000 वॉज पेड बाय मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक कंपनी जो है भुगतान कर रहा है बी कंपनी को। तो पाने वाला कौन है? तो बी कंपनी, बीज कंपनी अकाउंट DR। ऐसा क्यों? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला व्यक्ति कौन है? तो बी कंपनी। तो बीज कंपनी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। बीइंग पेमेंट मेड बाय बैंक ड्राफ्ट। कितना हो जाएगा? 27,000। अब देखिए यहां पर बात ऐसा है कि 40,000 रुपया का मैंने मशीन खरीदा, 27,000 रुपया का मैंने भुगतान कर दिया बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। तो बचा कितना? 7 और 3 10, 1 2 3 और 1 4, 13,000 रुपया और हमको इशू करना है। तो यहां पर बात आ रहा है क्या? यहां पर बोला क्या कि द बैलेंस ड्यू ए कंपनी के पास जो बकाया रह गया है वह इशू किया 10 रुपया का शेयर के। तब 13,000 रुपया के जगह पर क्या करना पड़ेगा कि एक शेयर का दाम दिया गया, रखा गया है 10 रुपया। तो हमारे पास 13,300 शेयर्स इशू करना पड़ेगा। यहां पर पोजीशन है एट पार का, एट प्रीमियम नहीं है, एट डिस्काउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी दे रहा है जो पैसे के रूप में 27,000 भुगतान किया बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से और बाकी शेष पैसा बचा वह 13,000। उसमें शर्त दिया क्या कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब इस पेमेंट को मैं भुगतान अपने कंपनी का इस शेयर्स इशू करके करेंगे। जो 13,000 का इशू करना है जिसमें एक शेयर्स का दाम रखा गया है 10 रुपया, 10 रुपया से हम भाग देते हैं तो हमारे पास 1300 शेयर्स आ जाता। तो 1300 शेयर्स हम किसको देंगे? तो बी कंपनी के फेवर में इशू करेंगे। तो 1300 गुना 10 करेंगे तो 13,000 रुपया का पेमेंट हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? किसके फेवर में दिया जा रहा है? बी कंपनी के फेवर में। तो बीज कंपनी अकाउंट DR, बीज कंपनी अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग 1,300 शेयर्स issued in favor of B company, being 1,300 shares issued in favor of B company at the rate of 10 each at par. ओके, अब यहां पर बात आ रहा है कि 13,000 रुपया हमारा आ जाएगा शेयर्स के रूप में। तो 13,000 और 27,000 कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। 27 और 3 30 और 10 40,000 हो गया। मतलब इसको कंसाइज में मैं आपको मोटिवेट कर दे रहा हूं कि ए कंपनी जो है सो वह मशीन खरीदा है बी कंपनी से। तो मशीनरी अकाउंट DR टू बीज कंपनी अकाउंट 40,000। उसके बाद इस 40,000 को पेमेंट हमें करना है। तो ए कंपनी है ओनली 27,000 बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पे किया। तो बी कंपनी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 27,000। जो शेष रकम जो बचा हमारा 13,000 वह हमें शेयर्स के माध्यम से करना है।
B is company account DR. 2 equity shares capital account being 1300 shares issued in favor of B company at the rate of rupees 10 each at par. तो 1300 into 10 that means 13,000. 13,000 and 27,000 both will be 40,000. मतलब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हम लिख दे रहा हूँ, इस चीज़ को गहनता से अध्ययन कर लीजिएगा। ये आपका विद्या का गेस पेपर है, उसमें ये क्वेश्चंस को गेस किया गया है और हमारा भी अनुमानित है, संभावना है कि ये सवाल जो है सो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन और इसको टच करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी है और सब्जेक्टिव्स। ये गेस पेपर आपका है और उसमें से आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के रूप में है, वह मैं दिखा रहा हूँ आपको, और नहीं होता है तो हम आपको पढ़ करके भी सुना दे रहा हूँ और आशा और उम्मीद है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ आपका एक रिपीटेशन हो जाएगा। जैसे सबसे पहला है क्या कि आय और व्यय खाता किस प्रकार का खाता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता और इनमें से कोई नहीं। तो आय व्यय खाता आपको मैं पहले भी बताया हूं, जो ऑफलाइन क्लास में कर रहे होंगे, इस जगह पर क्लास हो रही थी उस समय मैं लेक्चर क्लास में बताया हूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट, सेकेंड अकाउंट इज द रियल अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स फ्रॉम द लॉस एंड प्रॉफिट, अर्थात इसका सूत्र भी होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये सवाल में है क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, कि आय व्यय खाता है तो किस प्रकार का खाता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रिलेट फ्रॉम द लॉस एंड प्रॉफिट। ट्रू आंसर विल बी नॉमिनल अकाउंट। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्था है। टाटा स्टील, कॉलेज, मारुति उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बताया हूं पूर्व में ही कि 2 प्रकार की संस्थाएं होती है, एक लाभकारी संस्थाएं होती है और एक अलाभकारी संस्थाएं होती है। लाभकारी संस्थाएं वे होती है जिनके स्थापना करने का उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना। वैसी संस्थाएं जिसका लोक कल्याण के दृष्टिकोण से स्थापित किया जाता है, वह संस्थाएं अलाभकारी संस्थाएं कहलाती है। जैसे स्कूल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, ये सारी संस्थाएं जो होती है अलाभकारी संस्थाएं, ये अपनी वृद्धि, अपने बचत और को दिखाने के लिए या उस प्रकार की संस्थाओं में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन लाभकारी संस्थाएं जो हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वहां पर बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस सवाल में है कि निम्नलिखित में कौन सा अलाभकारी है, तो टाटा स्टील लाभकारी संस्था है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। कॉलेज, तो कॉलेज का स्थापना जो होता है वो लाभ कमाने के दृष्टिकोण से नहीं होता है, बल्कि लोक कल्याण के दृष्टिकोण से होता है। मूल भावना यहाँ रहता है कि बच्चों को शिक्षा देना, अध्ययन करवाना, वहाँ पर अध्यापन का कार्य और अध्ययन का कार्य होता है, मुख्य कार्य यही है, यानी कि बच्चों का कल्याण किया जाता है। वहाँ ये उद्देश्य नहीं होता है कि इस संस्था को चला करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे अर्जित हो, ये पहली सोच हो, ऐसी सोच नहीं रहती है। वहाँ ज़्यादा सोच या पहली भावना यही रहती है कि बच्चों को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, एक अच्छे नागरिक को कैसे बनाया जाए, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। तो उस ऐसी प्रकार की संस्थाएं अलाभकारी संस्थाएं कहलाती है। तीसरा है मारुति उद्योग, तो मारुति उद्योग भी हमारी लाभकारी संस्थाएं हैं
तो ये 3 ऑप्शन तो होगा नहीं, बल्कि कॉलेज जो है वह हमारा ऑप्शन आ रहा है अलाभकारी संस्था में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, झारखंड अधिविद्य परिषद है, पहला ऑप्शन व्यापारिक संस्था, गैर व्यापारिक संस्था, इनमें से कोई नहीं, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी अलाभकारी संस्था है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, वास्तविक संपत्ति, चालू संपत्ति, अस्थायी संपत्ति, और इनमें से कोई नहीं। तो ये फिक्सियस एसेट्स माना जाता है चालू संपत्ति के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी ये चालू संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास है, क्वेश्चन नंबर 5, दायित्व की कुल राशि में होती है अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी, बकाया पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। दायित्व की कुल राशि में टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज साइड इंक्लूड्स ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा है पेड अप कैपिटल, तीसरा है ड्यूज, तीसरा है कॉल्स इन एरियर, और चौथा नन ऑफ दिस। तो हमारा जितना सारा पेड अप कैपिटल होता है वह हमें टोटल लायबिलिटीज के रूप में दिखाया जाता है। क्यों? इसलिए कि कैपिटल्स जितने सारे हैं, पूंजी को हमेशा दायित्व ही माना जाता है, इसलिए पेड अप जितने अंशधारकों द्वारा जितना रकम प्राप्त होता है कंपनी को, वह हमें वापसी योग्य होता है, यानी कि दायित्व योग्य होता है। उसको बिजनेस को कंडक्शन करके, बिजनेस को संचालित करके उस पूंजी को लौटाना उद्देश्य होता है। इसलिए पेड अप कैपिटल हमारा टोटल लायबिलिटीज की श्रेणी में आता है, इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज साइड इंक्लूड्स पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वसीयत को मानना चाहिए, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटीज, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर विल बी कैपिटल रिसिप्ट, अर्थात पूंजीगत प्राप्ति होता है। वसीयत को क्या मानना चाहिए? पूंजीगत प्राप्ति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय तथा व्यय बचत खाता तैयार किया जाता है व्यापारिक संस्था द्वारा, गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, दोनों द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपके बीच में आंसर होगा गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्ठे के दाएं भाग को कहा जाता है, पहला संपत्तियां, दूसरा दायित्व, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसमें? चिट्ठे के दाएं भाग में, यानी बायां भाग में कैपिटल एंड लायबिलिटीज को दिखाया जाता है, और दाएं भाग में एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज को दिखाया जाता है। तो दाएं भाग में क्या दिखाया जाता है? संपत्तियों को दिखाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास में है, पहला संपत्तियां, दूसरा दायित्व, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा संपत्तियां। अब अगला क्वेश्चन है, चिट्ठे के बाएं भाग को कहा जाता है संपत्तियां, दायित्व, इनमें से कोई नहीं, और दोनों। तो राइट आंसर विल भी क्या हो जाएगा? दायित्व। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास में है, ऋण पत्रधारी होते हैं, कंपनी के ग्राहक होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं ये ऋण पत्रधारी? कंपनी के ग्राहक होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा क्या? कंपनी के लेनदार होते हैं। फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है? पहला व्यय, दूसरा आय, तीसरा हानि, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? व्यय होते हैं। फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है? व्यय है। अगली क्वेश्चन पर आते हैं, अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि कहलाती है लाभ, दूसरा मूल्य वृद्धि, तीसरा हानि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाता है तो क्या होता है? वह हमारा एप्रिसिएशन होता है, यानी कि मूल्य में वृद्धि होता है। अगली क्वेश्चन तरफ, पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पुराने साझेदारों में विभाजित किया जाता है। अपने अपने मूल्यांकन खुद कीजिए कि जो हमने तैयारी किया है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर के द्वारा जो आ रहा है, क्या मैं पहले आंसर उसको दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं? मूल्यांकन खुद करने की कोशिश कीजिए। सवाल सुनिए, पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पुराने साझेदारों में विभाजित किया जाता है। पहला, नए अनुपात में, दूसरा पुराने अनुपात में, और तीसरा लाभ के अनुपात में, चौथा त्याग के अनुपात में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुराने अनुपात में। क्यों? क्योंकि इस तरह के सवालों में मैं बताया हूं कि अगर किसी प्रकार का पुराना चीज रहता है, पुराना समायोजनाएं रहती है, तो पुराने अनुपात में दिखाया जाता है। नई व्यवस्थाएं, नई समायोजनाएं रहती है तो नए अनुपात में दिखाया जाता है। और ख्याति का अगर बंटवारा करने का सिचुएशन आता है तो वह त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात में होता है। अब अगली क्वेश्चन की तरफ। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है। 4% पर एनम, 4% पर एनम, बी ऑप्शन है 5% पर एनम, सी 6% पर एनम और डी 8% पर एनम। तो राइट आंसर विल बी 6% पर एनम। साझेदारी समझौता हो सकता है, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा मौखिक या लिखित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मौखिक या लिखित। तो ये ऑप्शंस आपके पास में जो है, जितने सारे 4 ऑप्शंस है उसमें एक आपका सही है, मौखिक, लिखित, मौखिक या लिखित, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मौखिक या लिखित। तो यहां पर मामला है क्या, आपके बीच में 10 से 15 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आपको प्रैक्टिस करवाया हूं, जिसमें से स्नेह आपको धीरे धीरे ये जानकारियां मिलती रहेंगी। आपको कंपनी अकाउंट्स का एक क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंस है। एक सवाल आपके बीच में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में कि एक्स और वाई साझेदार हैं जो 7:3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। जेड को प्रवेश दिया जाता है। नया साझेदार अपना 1/10 हिस्सा पूर्णतः एक्स से प्राप्त करता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकाले। तो देखिए इसका सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में, एक्स और वाई, ये भी आपका सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस व्यक्ति को ज्वाइन करवाया जा रहा है? जेड को। ये 7:3, इसको रेशियो दिया जा रहा है 1/10, 1/10। और जो एक्स से प्राप्त करता है, कंप्लीट एक्स से प्राप्त करता है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एक्स, फॉर वाई और फॉर जेड 7/10, 3/10 और 1/10। तो ये हिस्सा कंप्लीट एक्स से प्राप्त कर रहा है, तो 10 एलसीएम हो जाएगा। तो 7 - 1 दैट मीन 6/10, ये एज इट इज रह जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। तो एक्स, वाई और जेड 6/10, 3/10 and 1/10. Denominator of the all fractions are the same, so we can use 6:3:1, 6/10, 3/10, 1/10, that means 6:3:1। ये न्यू रेशियो हो जाएगा। ये छोटे से सवाल है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में। ये सब सवाल आप अच्छी तरीके से देखिए। नेक्स्ट वीडियोज में मैं बनाने की कोशिश करूंगा आने वाली तिथि में, या हो सकता है आज फिर आपके बीच में कुछ वीडियो और मिलेंगे जो सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में, जो फाइनल टच के रूप में ये पहचाना जा रहा है कि जो प्रिपरेशन का जो तैयारी जो चल रही थी आईकॉम सेकेंड ईयर का, ये पूर्ण रूप से सेलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें बहुत सारे सवाल आपको सरल महसूस होंगे, बहुत सारे सवाल जो है सो कठिन भी महसूस होंगे, जिसको आपको प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना है
ताकि आपका अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए और आपके एग्जाम में एक अच्छा नंबर आ जाए। ओके, थैंक यू।